हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ कवर अप कर लिया। तो आपको ये बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर को 60% कंप्लीट कर दिया। जी हाँ, 60%, क्योंकि अब बचा हुआ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रियली ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, एक आज के लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, हेलिकल मोशन क्या होता है, फिर मैग्नेटिक डाइपोल करा दूंगा, नहीं मैग्नेटिक टॉर्क करा दूंगा क्या होता है, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेरे टाइम पे आया था, स्कीमेटिक डायग्राम बनाने आया था उसका। ठीक है, तो आपको करके जाना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद फिर लेक्चर स्टॉप कर दूंगा। तो ये लेक्चर कम 30-35 मिनट का होगा। नेक्स्ट लेक्चर 20-25 मिनट का होगा, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं सिर्फ 3-4 चीज़ें ही कराऊंगा, क्योंकि 3-4 चीज़ें ही बची हुई हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड और टॉरॉइड, और 2-3 डेरिवेशंस फालतू और मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल कराने में वही 15-20 मिनट जाएगा, सोलेनॉइड टॉरॉइड में 10 मिनट जाएगा। ठीक है, इधर 15-20 मिनट नहीं जाएगा वैसे उसमें। ठीक है, जो भी है, मतलब जल्दी हो जाएगा। चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है, ये कहने का सेंस है। साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होता है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता दूं। जिन लोगों को लग रहा है कि चैप्टर लास्ट लेक्चर में शुरू हुआ था, उनको मैं बता दूं चैप्टर का बेसिकली मैं उल्टा पुल्टा करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे हिसाब से नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से नोट्स मत बनाओ। आगे पीछे करा रहा हूँ चलेगा, लेकिन परफेक्ट पैटर्न में आप लोगों को करा रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, हालांकि ये भी परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी टेक्स्ट बुक से तो बढ़िया फॉर्मेट में ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को जानना है कि भाई लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था, उसमें सिर्फ बायो-सावर्ट लॉ हुआ, सिंगल चार्ज पर कितना फोर्स होता है वो बताया, एक लेंथ पर कितना चार्ज होता है वो फोर्स होता है वो बताया, एक करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स होता है वो बताया, और फील्ड्स बताया, एम्पियर लॉ और बायो-सावर्ट लॉ से, दैट्स इट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स बताया। ठीक है, ओके, उतना ही बताया। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन मोशन। तो आप लोगों को पता है कि भाई कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपका प्लस क्यू चार्ज मान लो v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे फोर्स लगता है F। ठीक है, ठीक है, तो ये F फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है QVB के। अगर V और B के बीच में जो यहाँ पे एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि V और B के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब मान लो ये जो चार्ज है ये आगे जाते जाते थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और ये यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर जाके ऐसे हो गई। इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है, अब इस पे कहाँ पर फोर्स लगेगा, तो अभी भी चार्ज तो वही है Q। ठीक है, वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स अभी भी यही लगेगा, तो ये हो गया आपका फोर्स F। ठीक है, तो वेलोसिटी और B के बीच में अगेन एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऐसे, तो एंगल अभी भी देखो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए, तो अभी भी F इक्वल टू QVB आएगा। लेकिन इससे हुआ क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर करने से हुआ ये कि जो आपका चार्ज्ड पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करने लगा, ऐसे 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 क्या करने लगा, सर्कुलर मोशन करने लगा। और ये सर्कुलर मोशन किस फोर्स के कारण कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वही काम कर रही है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो FB है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वही यहाँ पे काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जी वही तो कर रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स है QVB, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, तो ये V से ये भी खल्लास। तो mv की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, mv की वैल्यू हो गई QBr। mv क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया, QBr। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा साइक्लोट्रॉन होता क्या है, साइक्लोट्रॉन, what is cyclotron? Cyclotron is a device which accelerates the charged particle। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, अब चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करके ये क्या करता है, उन्हें कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है, और कंटिन्यूअस एनर्जी के कारण वो हाइयर एक्सेलरेशन से मूव करते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया, mv इक्वल टू QBr आया है, तो इसको मैं कहीं पर एक नोट डाउन कर लूँ और इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, और साइक्लोट्रॉन की आपको वर्किंग समझाता हूँ। तो साइक्लोट्रॉन में कैसा, 2 मेटल के डिस्क होते हैं जिनको हम लोग डेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, डेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका साइक्लोट्रॉन का स्कीमेटिक डायग्राम होता है। यहाँ पे एक डेक्स और एक डेक्स यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ भी रख दो आप, मान लो आपने यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा है। ठीक है, तो इसमें लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं। वैसे डेक्स बहुत कमाल का बनाया मैंने। ठीक है, तो इस डेक्स में कैसा, उन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, जिसके कारण ये जो प्रोटॉन होता है या फिर ये जो भी चार्ज्ड पार्टिकल होता है ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है। ऐसे करेगा, फिर इस डेक्स में करेगा, फिर ऐसे करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसका जो रेडियाई ऑफ
सर्कुलर मोशन है वो बढ़ते जाता है और ऐसे ऐसे ये अपना सर्कुलर मोशन करता है। होता कैसे है बेसिकली, ये दोनों मेटल की डिस्क होती हैं। क्या होती है, मेटल की डिस्क होती है, ठीक है। तो होता ऐसा है कि जैसे जो डिस्क 1 है, ठीक है, दोनों को मिला के हम डेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो डिस्क 1 है और ये जो डिस्क 2 है, तो डिस्क 1 से जैसे ही डिस्क 2 में ये प्रोटॉन आएगा, अपना सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके जैसे ही आएगा, तुरंत यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दे जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स या तो मैग्नेटिक फोर्स महसूस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है QVB। तो ये दोनों में से कोई एक फोर्स तो उसको महसूस होगा, दोनों होगा, ठीक है। उस फोर्स के कारण ये अगेन एक्सेलरेट होगा और जब एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ेगी, ये देखो वेलोसिटी बढ़ेगी तो Q वही है, B वही है, M वही है, तो R बढ़ेगा, तो रेडियाई ऑफ सर्कुलर मोशन बढ़ेगा, तो रेडियस अब की बार और बढ़ जाएगा। जब दूसरी डिस्क से वापस इसमें आएगा तो फिर से इसको फील्ड मिलेगी, फिर से इसको फोर्स मिलेगा, फिर से रेडियाई बढ़ेगा। तो ऐसे 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 ये साइक्लोट्रॉन मोशन करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। अब इस साइक्लोट्रॉन मोशन का ज़्यादा कुछ तो नहीं, आप लोगों को वर्किंग वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूसिंग फील्ड अप टू 1.5 टेस्ला, ठीक है, 1.5 टेस्ला तक। और ये एक्सेलरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जो भी यहाँ पे आता है दोनों डिस्क के बीच में, ये डिस्क और ये डिस्क के बीच में जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आता है उसके कारण एक्सेलरेट करता है। Okay, thus the ion is acted upon by the electric field every time as it moves from one disk to the another. As the electric field is alternating, its sign is changed in accordance with the circular motion of the ion. Hence, the ion is always accelerated and energy increases, and radius of its path also increases, making the entire path a spiral. ठीक है, कौन सा पाथ ये बनाता है, स्पायरल पाथ बनाता है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो इसके कारण स्पायरल पाथ यहाँ पे बनता है। समझ में आ गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपना साइन चेंज करते रहती है, चेंजिंग होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये 1.5 टेस्ला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इसमें क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण इसको एक्सेलरेशन मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो फोर्स भी चेंज होगा, F = QE, ठीक है। तो F चेंज होगा तो इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो ये पाथ कैसा बन जाता है, स्पायरल बन जाता है, ठीक है, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या आता है इस साइक्लोट्रॉन मोशन का, वो हम लोग निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है 2πr। वेलोसिटी कितनी है इसकी, v है, ठीक है। हालांकि वेलोसिटी चेंजेस है बट हम लोग मान रहे हैं कि वेलोसिटी v है, ठीक है। तो यहाँ से देखो mv = qbr, तो सिंस mv = qbr तो v = क्या आ जाएगा, v = आ जाएगा qbr/m। सो देयरफॉर जो टाइम पीरियड है वो क्या आ जाएगा, 2πr अपॉन v की जगह आ जाएगा qbr/m। r से r खत्म तो ये आ जाएगा 2πm/qb। ये होता है इसका टाइम पीरियड। तो देख रहे हो एक चीज़ कि टाइम पीरियड जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कि तुम कितने रेडियस से सर्कुलर मोशन कर रहे हो उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, बल्कि वो मास वगैरह पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, साइक्लोट्रॉन मोशन में वो आपसे टाइम पीरियड डिराइव करवा सकता है। तो टाइम पीरियड डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको mv = qbr डिराइव करना है, उसके बाद टाइम पीरियड लिखना है 2πr/v, फिर यहाँ पे v की वैल्यू डालनी है, और फिर उसके बाद आपको टाइम पीरियड लिखना है, दैट इज 2πm/qb। ये होता है टाइम पीरियड। वहीं आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो आ जाएगा qb/2πm, सो इजी, ठीक है। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी कि भाई किस फ्रीक्वेंसी से ये जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो निकालना है। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा qb/2πm, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन fc qb/2πm, दैट्स इट। सिंपल, आसान। चलो एक और चीज़ इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे रेडियस ऑफ एग्जिट क्या होता है, व्हाट इज़ रेडियस ऑफ एग्जिट। यहाँ पे आप लोगों को ये जो साइक्लोट्रॉन मोशन हो रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या हो रहा है, जब ये डिस्क के यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, फिर ये वाला मान लो, ये जब डिस्क के यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो इसका वेलोसिटी तब नहीं चेंज हो रहा है। जब ये यहाँ से यहाँ पास हो रहा है तो यहाँ पे झटके से इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी क्या हो रहा है, ईवी वैल्यू से बढ़ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हर बार जब ये डिस्क से पास हो रहा है इसका वैल्यू बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इसका जो एनर्जी है वो ईवी से बढ़ रहा है। फिर जब इसमें जा रहा है तो फिर से कांस्टेंट हो रहा है, फिर जब यहाँ पे आ रहा है फिर से इसका ईवी झट से बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो फिर से जब ये डिस्क में घुस रहा है फिर से कांस्टेंट हो रहा है, और उसके बाद जब से ये फिर से जो बाहर आता है तो बाहर आने पर अगेन इसका ईवी एनर्जी फिर से बढ़ेगा। फिर जब ये डिस्क में जाता है तो अगेन, ठीक है, फिर जब डिस्क से बाहर निकलता है अगेन इसका ईवी एनर्जी बढ़ता है।
ठीक है। तो ऐसा ये प्रोसेस चलते रहता है। अब आप लोगों को पता है कि हर बार ईवी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे एकदम आउटमोस्ट पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ एग्जिट। वो क्या होता है, v इक्वल टू क्यू बी, यहाँ पे r ऑफ एग्जिट डाल दो अपॉन m। इस तरीके से आप निकाल सकते हो रेडियस ऑफ एग्जिट। r एग्जिट क्या होता है, रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, ये रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, ओके। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फिर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम v की वैल्यू डाल दो, v स्क्वायर कर दो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर। एक m से एक m खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एग्जिट रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एग्जिट रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इस साइक्लोट्रॉन मोशन में जो भी पार्टिकल है उसकी। और ये हम लोग समझ भी सकते हैं कैसे, कि भाई समझ लो यहाँ से उसने शुरू किया था, EV मिला, फिर यहाँ पहुंचा EV मिला, मान लो यहीं पे प्रोसेस रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगी। अब यहाँ से शुरू किया, EV मिला, फिर यहाँ पे गया, EV मिला, फिर यहाँ पे गया, फिर अगेन यहाँ पे भी EV मिल रहा है, खैर यहाँ पे भी EV मिला, ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे भी EV मिला। तो अब की बार अगर यहाँ पे रुका तो अब की बार इसको ज्यादा बार EV मिला है, और ज्यादा बार EV मिला तो इसकी एनर्जी ज्यादा ही होगी। और तुम लोग देखो तो रेडियस भी बड़ा है, तो इसका मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के स्क्वायर के बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया सब कुछ साइक्लोट्रॉन के बारे में। चलो, तो ये सिंपल सी चीजें थी। तो कभी भी आप लोगों को अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो उसमें आप लोगों को टाइम पीरियड पूछ लेगा, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखनी है, ये डेरिवेशन से याद रखनी है। क्या क्या, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, एग्जिट रेडियस। ठीक है, ये चार चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है साइक्लोट्रॉन के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं हेलिकल मोशन क्या होता है। ठीक है, आइए अभी देखते हैं हेलिकल मोशन क्या होता है। देखो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलग से बना देता हूँ। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे की तरफ है ऐसे, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में ऐसे है। तो इस वेलोसिटी के ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, इस वेलोसिटी के क्या होंगे, अच्छा रुको, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, अगर इसकी कुछ वेलोसिटी ऐसी है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इस बी के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस पैरेलल कंपोनेंट के कारण जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब तुम्हें पता है एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी। अगर मैं फोर्स निकालूं इस पैरेलल कंपोनेंट के कारण तो वी पैरेलल इंटू बी इंटू साइन जीरो आ जाएगा, क्योंकि वी पैरेलल जो है वो बी के ही डायरेक्शन में है। तो एंगल दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, जीरो का आ जाएगा। तो जीरो के कारण इसका जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। और अगर फोर्स जीरो हो गया तो वी पैरेलल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके कारण जो वी पैरेलल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर वी पैरेलल कांस्टेंट रहेगा तो ये वी पैरेलल जो है वो कांस्टेंटली ये वाला कंपोनेंट ऐसे आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा जो वी परपेंडिकुलर है, इस वी परपेंडिकुलर के क्या कारण क्या हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बेसिकली पार्टिकल आगे जा रहा है, बट आगे जाते जाते वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो, पार्टिकल आगे जाना चाहता है और पार्टिकल आगे जा भी रहा है, लेकिन उसका जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट उसको आगे लेकर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ आगे, और दूसरा वाला कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो बेसिकली तुम आगे भी जा रहे हो और सर्कुलर मोशन भी कर रहे हो, आगे भी जा रहे हो, सर्कुलर मोशन भी कर रहे हो, आगे भी जा रहे हो, सर्कुलर मोशन भी कर रहे हो, हेलिक्स बना रहे हो। आगे भी जा रहे हो, सर्कुलर मोशन भी कर रहे हो, तो स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाओगे। और ऐसे मोशन जिसमें एक हेलिक्स बने उसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्लियर, आसान था बहुत, बस यही है और कुछ नहीं है। और बाकी ये जो वी परपेंडिकुलर है इसके कारण तो यहाँ पे एक फोर्स बनेगा ही, एफ इक्वल टू क्यू वी बी परपेंडिकुलर साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स के कारण यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन ऐसे होगा और ये पार्टिकल आगे जाना चाहेगा, तो एक करा रहा है सर्कुलर मोशन, दूसरा लेकर जा रहा है आगे। तो सर्कुलर मोशन आगे की तरफ, सर्कुलर मोशन आगे की तरफ एक स्प्रिंग बनेगी, तो इसके कारण एक हेलिकल मोशन हो जाता है, एक हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर बना के। क्लियर, तो ये था आपका हेलिक्स मोशन। चलिए, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार देख लिया था फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो आर्बिट्रेरीली शेप्ड वायर आपको पता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। तो इसमें L जो है वो फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है, तो उसको DL करके इंटीग्रेशन में डाल दो, बात वही है। ठीक है,
समझे। यहाँ पे पहला क्या है, स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में आई एल क्रॉस बी आ जाता है सिंपल, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन आई स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर है तो इसमें डायरेक्टली बिना किसी टेंशन के जो एफ बी है इसकी वैल्यू सीधा सीधा आ जाती है बिल या फिर आई एल क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है। ओके, अब मान लो तुम्हारे पास कोई एक आर्बिट्रेरीली शेप्ड वायर है, मतलब जिसका कोई शेप वेप कुछ खास है नहीं, ठीक है, मतलब स्ट्रेटनेस कुछ खास नहीं है, सांप वाँप जैसा है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ वायर है। तो तुम्हें क्या करना होगा, इसका लेंथ निकालना होगा। तो इसके लेंथ वेंथ का जो भी तुम्हें रिलेशन वगैरह दिया रहे उस हिसाब से कर लेना। तो इसके लिए जो एफ बी है वो आएगा आई इंटीग्रेशन के अंदर डी एल क्रॉस बी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डी एल क्या होगा यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर पूरे वायर में जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है तो ये डी एल इसमें आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, सिर्फ डी एल को पता कर लो। अच्छा, एक है यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक क्लोज्ड सर्किट रखा गया तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, वो निकालते हैं। तो ये भी आएगा आई एल क्रॉस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन के अंदर डी एल क्रॉस बी, ठीक है। और यहाँ पे जो डी एल है देखो ये एक वेक्टर सम है, ये क्या है, एक वेक्टर सम है, ठीक है। तो किसी भी क्लोज्ड लूप का अगर आप वेक्टर सम लेते हो तो वो जीरो आता है, ठीक है। किसी भी क्लोज लूप का जैसे इस लेंथ का आप जब वेक्टर सम लोगे तो ये बेसिकली जीरो आएगा, क्योंकि सारे वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे को धीरे 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 कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाला था कई सारे केसेस में, तो वही इसमें भी होगा कि जो सारे डीएल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। along a closed circuit hence it must be जीरो, तो इसीलिए जो एफएम की वैल्यू है वो जीरो आ जाती है। तो क्लोज्ड सर्किट के केस में ये जीरो हो जाता है सिंस इंटीग्रल डीएल इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लोज्ड सर्किट में जीरो, आर्बिट्रेरीली शेप्ड वायर में आई डी एल क्रॉस बी, इसमें डी एल को इंटीग्रेट करो, अब जो भी होगा ये लेंथ वो निकाल लो, और स्ट्रेट वायर में आई एल क्रॉस बी। फिलहाल इंपॉर्टेंट यही है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, ये तो ऐसे ही था, बकवास था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग टॉर्क। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना यार, सच बोलूँ तो रात के अभी 12:30 बज रहे हैं और इन लोग भाई 12:30 बजे ही आ गए, ठीक है। इतने रात को भी काम करते, हालांकि ये अलाउड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, इतने रात को शोर करना, बट ठीक है, सरकारी लोग हैं। चलो देखते हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, मान लो तुम्हारे पास कोई एक लूप है, ठीक है, और वो यहाँ पर रखा हुआ है। मान लो ये तुम्हारे पास एक लूप है जिसकी जो यहाँ पे ब्रेथ है वो है b और जो इसकी लेंथ है वो है मान लो l, तो लेंथ l है, ब्रेथ b है, ठीक है। और हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड b में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड b में इसको हमने रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो मैं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाऊंगा वरना मेरा डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ओके। मान लेते ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों की बाहर की तरफ है, ऐसा मान लो, ये मान लो हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे वो बाहर की तरफ है, ओके। तो अगर ये हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और यहाँ पे करंट की भी डायरेक्शन मान लो, इस लूप में जो करंट है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ओके। तो फोर्स कहाँ कहाँ आएगा, देखो करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो बेसिकली करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे, तो यहाँ पर फोर्स आएगा नीचे, ये मान लो आपका F1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स कहाँ, इस तरफ, ये फोर्स आ गया आपका F2, ठीक है, ठीक है। वैसे ही जब आपका करंट यहाँ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स ऐसे आएगा, तो ये आ जाएगा आपका F3, क्या आ जाएगा, ये आपका F3। वैसे ही जो ये आपका करंट यहाँ पे नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो अगेन देखो करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो फोर्स आ जाएगा इस तरफ, तो ये आ गया आपका फोर्स F4, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि भाई जब करंट लूप को यहाँ पे ऐसे रखा जाता है, चाहे वो मोटर के लिए हो, चाहे वो आप नॉर्मली कोई एक लूप रख दो, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और जो ये फोर्स होता है ये बेसिकली इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो कोई यूज़ हो नहीं रहा है क्योंकि ये फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल ही कर दे रहे हैं। हालांकि अगर इसी को हम लोग एक थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड रख दें तो क्या होगा, तो एक टॉर्क जनरेट होगी, ठीक है। अगर इसी करंट लूप को हम क्या करें, इसी करंट लूप को हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई इसको हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, अब इसको हम लोग फ्रंट से देख रहे थे, ठीक है, फ्रंट से देख रहे थे, मान लो इसको हम लोग, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी, ठीक है, थोड़ी सी बना भी लेता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ थी और हम लोग इसको कहाँ से देख रहे थे, फ्रंट से देख रहे थे,
ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नीचे से देखते हैं, मतलब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इस मैग्नेटिक फील्ड वाले लूप को हमने यहाँ रख दिया, जिसकी ब्रेथ कितनी है b और जिसकी लेंथ कितनी है पीछे की तरफ, वो कितनी है, वो है l, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब इसकी अंदर की तरफ गई। अब इसको हमने ऐसे पलट दिया और थीटा एंगल पर झुका के ऐसे रख दिया। नहीं समझ पा रहे हो, इसको हम लोगों ने क्या किया, ये कुछ ऐसा है, अरे यार बुक, हाँ ठीक है। ये बेसिकली आपका पहले कैसा था, ये पहले आपका ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ये इसका ब्रेथ था ना, तो हमने अभी इसको ऐसे रख दिया है, तो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ब्रेथ दिख रहा है, जिसकी ब्रेथ कितनी है b और इसकी लेंथ ऐसी अंदर की तरफ कितनी गई है, l गई है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को दिख रहा है। और अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोगों को ऐसे दिखेगी, क्योंकि हम लोग साइड व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रही है b, ठीक है, b, ठीक है, ओके। और जो आपका एन कैप है वो कितना डायरेक्शन बना रहा है, एन कैप मतलब इस सरफेस से परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं हम एंगल बना रहा है थीटा का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपरली बना दिया ताकि आप लोग यहाँ पे देख सको, ठीक है। तो जो फोर्सेज लग रही है वो एक यहाँ पे फोर्स लग रही है F और एक यहाँ पर फोर्स लग रही है F। इसी F के कारण यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, देख रहे हो, यही टॉर्क क्या कर रहा है, इस रॉड को घुमा रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है ना, ओके। और यहाँ पर जो ये एंगल थीटा है एन कैप का, ये है थीटा और ये एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। एन कैप मतलब इसको आप लोग एरिया वेक्टर भी बोल सकते हो, एन कैप को। एरिया वेक्टर मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, शायद आपको पता नहीं है, जिसकी डायरेक्शन या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड टू द प्लेन होती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ पे L क्रॉस B की वैल्यू है, तो एन कैप की जो वैल्यू है वो ऐसे आ रही है आउटवर्ड, ठीक है, एन कैप ऐसे आ रहा है आउटवर्ड, तो उसको हमने मार्क किया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो आपको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इंटू टॉर्क होता है फोर्स क्रॉस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स हमने मान लिया F लग रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये जो F की वैल्यू है वो क्या होगी, बिल BIL, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ये क्या है आपका B है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका B है, देखो ध्यान से, ये आपका पूरा का पूरा B है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। तो इस B का इस वाले के साथ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, B कॉस थीटा, बस थीटा क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो B का इधर कंपोनेंट होगा B कॉस थीटा, अब थीटा क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आएगा 90 माइनस थीटा, तो B कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा B साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा B साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। फोर्स क्या होता है अब, बिल इंटू B साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया, तो BIA साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया टॉर्क, ठीक है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे कई सारे टन्स है इस लूप में, आई एम सॉरी गाइस, उसको अवॉइड करना, ये मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स n है, ठीक है, n नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे क्या है, मौजूद है इस लूप में, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क जो है वो हो जाएगा n टाइम्स BIA साइन थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर टॉर्क को आप लोग याद कर सकते हो बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, ठीक है, या फिर और भी तरीके हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आता है बिना साइन थीटा, सिंपल, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। ये होता है टॉर्क ऑन अ करंट लूप, इसको मैग्नेटिक टॉर्क भी आप बोल सकते हो। चलो, तो ये हो गया हमारा टॉर्क ऑन अ करंट लूप। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझी होंगी, बाकी टेक्स्ट बुक में समझोगे तो समझते ही रह जाओगे भाई, ठीक है। मुझे खुद नहीं समझा वो आज तक, आप लोग समझा देना तो अच्छी बात होगी, ठीक है, ऐसे कराता हूँ मैं जनरली। चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जो कि इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बता के छुट्टी लेता हूँ। चलिए देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो समझना ज़रूरी है, ठीक है, समझते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई टॉर्क ऑन अ करंट लूप क्या होता है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप होता है NIAB साइन थीटा। इसको अगर मुझे क्रॉस में लिखना है तो टॉर्क इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ NIA क्रॉस B, ठीक है, ये हो गया मेरा टॉर्क। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यही है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ठीक है। उस पर जो टॉर्क लगता है उसी पे ये वर्क करता है। अब ये वर्क कैसे करता है, देखो, सबसे पहली बात ये मिरर वगैरह भूल जाओ, ठीक है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में वर्किंग दी हुई है उस हिसाब से। बाकी इसके जो मेन डायग्राम होता है वो कैसा होता है,
इसमें जो ये स्ट्रिंग होता है ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है, कॉइल से, और कॉइल नीचे कनेक्टेड होता है इससे, कॉइल मूविंग कॉइल से, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ये नॉर्थ साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मिरर मतलब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि भाई कितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया है। अच्छा, डिफ्लेक्शन वगैरह कैसे होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो सब भी बताना जरूरी है। हालांकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स स्मॉल करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है। तो होता क्या है बेसिकली, जितना ज़्यादा इसमें करंट दौड़ेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट दौड़ेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जितना ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना करंट अभी इसमें मौजूद है, ठीक है। जैसे भी आपने यहाँ से करंट दिया, ठीक है, आपने मान लो यहाँ से सोर्स से करंट दिया, इस कॉइल में करंट आया। अब कॉइल में करंट आया तो इस कॉइल में एक टॉर्क जनरेट हुआ, उस टॉर्क के जनरेट होने से ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग में भी एक टॉर्क आएगा, ठीक है, और स्प्रिंग में जो टॉर्क आएगा वो आएगा एक रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऑसिलेशन में पढ़ा था, ऑसिलेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्प्रिंग से आप टांग दो, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में, इस मास में, इस ब्लॉक में जो टॉर्क आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के, मतलब जो ट्विस्ट किया आपने फाई यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना वो कौन सा, टॉर्सनल ऑसिलेशन, टॉर्सनल ऑसिलेशन आपने पढ़ा था ना कि एक मास लो, उसको घुमा के छोड़ दो तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहता है। तो उसमें जो टॉर्क था, ठीक है, फिर जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थीटा के, तो टाउ इक्वल टू सी थीटा आता है ना, ऐसे ही कुछ आता है। तो सी थीटा कैसे आता है, वहाँ पे थीटा क्या होता है, जितने डिग्री से आप घुमाए रहते हो, तो वैसे ही यहाँ पे जितना भी ये घूमा रहेगा उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे जनरेट होगा। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली, जैसे यहाँ से करंट आया, इस मूविंग कॉइल में करंट पहुंचा, इस मूविंग कॉइल में करंट पहुंचने से यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हुआ। अब इस टॉर्क के कारण, ये जो इस मूविंग कॉइल में टॉर्क आया है, इस मूविंग कॉइल में टॉर्क आने के कारण, ठीक है, ये जब मूविंग कॉइल घूमना शुरू करेगा, ये मूविंग कॉइल है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये करंट वायर्स हैं, तो इसमें जब टॉर्क आएगा तो ये जब मूविंग कॉइल घूमना शुरू करेगा तो ये जो नीचे ये है मूविंग कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका कॉइल है स्टेशनरी, आयरन कोर का बना हुआ ये कॉइल है जो कि स्टेशनरी है। ध्यान से समझो, देखो मैं आपको मेन डायग्राम से समझाता हूँ, बाकी एग्जाम में आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यही है ना। ओके, मेन डायग्राम कैसा है, जैसे मेन डायग्राम मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम, वही मैंने पढ़ा हुआ है हालांकि, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, कॉइल है जो कि स्टेशनरी है, और नीचे यहाँ पे आप लोगों का लगा हुआ है दूसरा कॉइल, ठीक है, दूसरा कॉइल मतलब ये वाला मूविंग कॉइल, ठीक है, मूविंग कॉइल जो है आपका वो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से जब आपने करंट दिया तो करंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इस करंट के क्या कारण क्या होगा, इस स्टेशनरी कॉइल में टॉर्क जनरेट होगा, इसमें टॉर्क जनरेट होगा तो वही टॉर्क इस स्प्रिंग में भी जनरेट होगा। तो जो टॉर्क में जो स्प्रिंग में टॉर्क जनरेट होगा, वो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के। फाई क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन है, फाई क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन है, ठीक है। समझ में आया या नहीं, यहाँ से करंट आया, करंट कॉइल में आया, कॉइल में करंट आने के कारण कॉइल में टॉर्क जनरेट हुआ। अब कॉइल में टॉर्क जनरेट हुआ तो टॉर्क इसमें भी जनरेट होगा, स्प्रिंग में भी। अब स्प्रिंग में भी टॉर्क जनरेट होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर, आसान। तो टॉर्क भी किसके प्रोपोर्शनल है, फाई के, है ना। जितना टॉर्क आएगा उतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आता है के फाई, वेयर के इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मान लो इक्वेशन 2 और ये मान लो इक्वेशन 1, दोनों को कंबाइन कर दो। सो देयरफॉर के फाई इज इक्वल टू आ जाता है NIAB साइन थीटा, या बिना साइन थीटा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू आ जाता है BINA साइन थीटा अपॉन के। अब यहाँ पे अगर बाकी सारी चीज़ें, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच कॉइल हो गया, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो भी है, ठीक है, जितने मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, साइन थीटा, थीटा हो गया किसके किसके बीच में एंगल, थीटा हो गया ए और बी के बीच में एंगल। एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो एरिया होगा, उसका एरिया का जो डायरेक्शन है वो या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, ठीक है। उस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया हमारा साइन थीटा, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एरिया आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका मूविंग कॉइल है आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये एरिया आउटवर्ड ऐसे, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो 1 हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पे 1 हो गया, सिंस थीटा 90 डिग्री है, किसके किसके बीच का, बी और ए के बीच का। लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्या है, ए है एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, और कुछ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो साइन थीटा यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि थीटा 90 था,
तो ए कांस्टेंट, के कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, अगर सॉरी एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, के कांस्टेंट और बी कांस्टेंट, तो जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा तुम उसमें करंट भेजोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। अब अगर एक पॉइंटर लगा दो, थोड़ी बहुत रीडिंग लगा दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कितना मिली एम्पियर करंट या कितना एम्पियर करंट इस चीज़ में दौड़ रहा है। खत्म, सिंपल, ईजी, बहुत ही आसान सी चीज़ है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा कंसेप्ट एकदम सिंपल है। कैसा होता है, हमने यहाँ से करंट छोड़ा तो मूविंग कॉइल में करंट आया। अब मूविंग कॉइल में करंट आया तो यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा। अब उसके कारण जो टॉर्क जनरेट होगा तो इस मूविंग कॉइल नहीं है यार, ये स्टेशनरी कॉइल है। स्टेशनरी कॉइल में करंट आया तो इसमें एक टॉर्क जनरेट हुआ। अब इसमें जो टॉर्क जनरेट हुआ उसके कारण यहाँ स्प्रिंग में भी एक टॉर्क जनरेट हुआ, और ये जो स्प्रिंग है इसका जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के। फाई इज द डिफ्लेक्शन, या फिर जितना भी आप लोग इसमें डिफॉर्मेशन लाओगे वो हो जाएगा फाई। ठीक है, फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफॉर्मेशन जो भी आप लोग लाओगे। और अगर डिफॉर्मेशन यहाँ पे लाओगे तो टॉर्क इसमें जनरेट होगा। टॉर्क कौन सा, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये टाउ कौन सा होगा, ये होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को इसके इक्वल होना पड़ेगा तभी तो रीस्टोर कर पाएगा। तो एन आई ए बी साइन थीटा जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा के फाई के। ठीक है, तो के इसके नीचे गया, साइन थीटा 1 हो गया, तो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई के। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स, हाउ विल यू मेजर द, नहीं, हाउ इट विल शो द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें ये छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा 2 लाइन का। क्लियर, आसान, चलो ठीक है, क्लियर हो गया ना सारा कंसेप्ट, सब कुछ क्लियर। स्टेशनरी कॉइल में टॉर्क जनरेट हुआ, उसके कारण इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ के फाई। ठीक है, अब दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तो के फाई इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा 1 हो गया, तो के फाई इक्वल टू एन आई ए बी, तो फाई इक्वल टू आ गया बिना अपॉन के। ठीक है, फिर बी एन ए और के जो है वो कांस्टेंट है, के है टॉर्सनल कांस्टेंट, आपने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा है। तो बी एन ए अपॉन के जो है वो टोटली कांस्टेंट हो गया, तो फाई जो है वो आई पर डिपेंड हो गया। जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा इसमें टॉर्क जनरेट होगा, जितना टॉर्क जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और जितना डिफ्लेक्शन आएगा उतना ज़्यादा करंट जो है वो पॉइंटर आपको शो करेगा। ओके, सो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लो, स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर को खत्म करेंगे, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, बस वो मैग्नेटिक डाइपोल है। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई है, वही सोलेनॉइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, 20-30 मिनट का लेक्चर होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।